नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मणिपुर में मैंने आपको बताया था कि क्या स्थिति चल रही है। मैंने आपको उस पूरी घटनाक्रम का एक बैकग्राउंड बताया था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी जिनके आधार पर आप समझ सकें कि मणिपुर की समस्या क्या है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को, वो हमारे देश का हिस्सा है, उसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वहाँ जो आपस में जो स्ट्रगल चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, वो आंदोलन चल रहा है और जो हिंसा चल रही है, उसको अगर आप देखें तो अभी तक 54 लोग जो है उनकी जान जा चुकी है और 10,000 जवान वहाँ उतारने पड़े हैं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। 100 लोग जख्मी भी हो गए। स्थिति बहुत खतरनाक है। और ये भी जो मैंने आपको बताया था कि मैतेई और कुकी के बीच का संघर्ष नहीं है। मैतेई को आरक्षण देने के विरोध में कुकी सड़कों पर उतरे हैं और वो इस हद तक लगातार वहां पर हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी कर रहे हैं। एक बड़ा आसान तरीका है कि किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी लोगों को, आंदोलनकारी को आप दोषी घोषित कर दें और ये कहें कि ये हैं ही बुरे लोग वगैरह वगैरह। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। स्थिति ये है कि ये देश के लिए एक नया बड़ा खतरा अचानक आ गया है। आया अचानक नहीं है, लेकिन ये विस्फोट हो गया है जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। भारत की सुरक्षा के लिए ये बेहद खतरनाक जगह पे है, क्योंकि उसके बगल में म्यांमार है और जुंटा जो है वहाँ का, आप सोचिए कि वो तानाशाह कैसा होगा जिसने अपने ही नागरिकों के ऊपर हवाई हमले किए हैं, बम बरसाए हैं, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। चुनी हुई सरकार की जो मुखिया थी आंग सान सू की, तो मणिपुर के उस 400 किलोमीटर का जो म्यांमार के साथ लगता हुआ बॉर्डर है, वहाँ से कितना खतरा है। और ये खतरा तो आप ऐसे देख रहे होंगे कि वहाँ से सेना घुसाएगी तो कोई बात नहीं, हमारे पास भी तो सेना है, हम कुचल देंगे। लेकिन वहाँ से धीरे 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 करके जो वहाँ के मणिपुर के लोग हैं, देखिए मणिपुर की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एक कहीं ना कहीं जिस पक्ष से आ रही है, जो सोसाइटी चार्ज होती है, जिस सोसाइटी में तनाव चल रहा होता है, वहाँ पे जो सूचनाएं आती हैं वो कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकती। जैसे किसी इलाके में अगर हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव चल रहा है तो वहाँ के जो लोग आपको जानकारी देंगे, उन जानकारियों में कहीं ना कहीं उनका आपस का तनाव भी मिला होगा। ये बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है। तो मणिपुर के बारे में अभी आप जानते हैं वहाँ दो फाड़ हैं विचारों को लेकर। तो जो जानकारी आ रही है उसको आप उसी तरीके से देखिएगा। तो उनका कहना यह है कि वहाँ नगा और कुकी जो हैं, उसमें कुकी जो हैं ये बहुत पुराने नहीं हैं। उनका कहना है कि ये कोई 100 साल 150 साल पहले यहाँ पे उनकी एंट्री हुई है। ये लोग म्यांमार के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ तक भी ठीक है। कुकीज़ के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कैसी? अफीम की खेती करते हैं वो लोग। वहाँ से आते हैं, जंगल में अफीम की खेती करते हैं। और वहाँ का जो चुने हुआ मुख्यमंत्री था, अब ये इसमें एक बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री का पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन क्या है, मेजॉरिटी मैतेई कम्युनिटी को वो क्या खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन उसने नशे के खिलाफ एक अभियान शुरू किया और उस अभियान के खिलाफ भी बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट था। और बड़ी बात यह है कि आदिवासियों को, जंगल आदिवासियों के लिए आरक्षित होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आदिवासियों की तेज़ी से संख्या बढ़ रही है। तो बड़ा एक बात यह है कि क्या म्यांमार से, देखिए रोहिंग्या तो निशाने पे आ जाते हैं झट से, क्योंकि वो मुसलमान है। भारत में हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स होती है। तो रोहिंग्या जो अति पीड़ित टाइप के लोग हैं, तो जो रोहिंग्या हैं, जो अति पीड़ित लोग हैं, वो तो निशाने पे रहते हैं। मतलब जो पहले से ही बेचारे कुट पिट के आए हुए लोग हैं, उनको तो निशाने पे लिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान हैं। और ये आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, म्यांमार से आ रहे हैं। जबकि हो ये रहा है, बांग्लादेश भी उनको धक्के मार के निकाल रहा है कि हमारे नहीं है, म्यांमार उनको निकाल रहा है हमारे नहीं है, तो बांग्लादेशी हैं। कहाँ जाएँ? तो कभी किसी ने कहीं शरण ले ली, किसी ने कहीं ले ली, किसी ने कहीं ले ली। उसी सिलसिले में भारत में भी कुछ लोगों ने शरण ले ली है। ये शरणार्थी समस्या मानवीय समस्या है। लेकिन जो कुकी वहाँ से आ रहे हैं, ये उतने पीड़ित हैं ऐसा नहीं मानते हैं वहाँ के लोग। उनका मानना ये है, ये वहाँ से भारत को एक सेफ जगह मानते हैं जहाँ पे वो नशे की खेती करके कारोबार कर सकते हैं। लेकिन दूसरा इसमें
ये दरअसल समस्या ये है कि कुकीज़ का कोई रिप्रेजेंटेशन अभी तक हमको ऐसा मिल नहीं पाया जिससे हम उनका पक्ष भी जानें। तो मणिपुर की समस्या, इसके साथ भी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अब ये एक लंबे समय से अंदर ही अंदर मामला सुलझ रहा था, क्योंकि बाकायदा जो है सरकार ने नशे के खिलाफ ये बहुत सारा एक अभियान शुरू करने की बात की, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस बीच में। दूसरा, वहाँ पे एक राइटिस्ट गवर्नमेंट आ गई बीजेपी की, तो उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें। इस वजह से हुआ ये है कि अभी जब ये मणिपुर हाईकोर्ट का फैसला आया, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें ये बताया गया कि जो है वो तराई में रहने वाले जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन, उनको ट्राइब वाला दर्जा दे दिया गया, आदिवासी वाला उनको दर्जा दे दिया गया, तो उसका विरोध हो रहा है। तो उसका ये एक ट्रिगर पॉइंट है। इसको एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये एक बहाना बन गया जिसके ज़रिए इस पूरे आंदोलन को फिर से खड़ा कर दिया गया। तो ये एक देखा जाए तो ये मसला छोटा मोटा नहीं है, और ये ठीक उस तरह का एक ऐसी जगह है मणिपुर जिस पे अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, देना चाहिए था। वहाँ पे पहले से ही सर्विलेंस रहनी चाहिए थी, वहाँ रॉ की एक्टिविटीज़ रहनी चाहिए थी, वहाँ आईबी को काम करना चाहिए था, वहाँ इंटेलिजेंसिया बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत थी, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा मणिपुर में ऐसा है जो भारत से मणिपुर के विलय को सही नहीं मानता है। मणिपुर का जो पुराना बैकग्राउंड है, मणिपुर किसी ज़माने में वर्मा का हिस्सा रहा है, यानी म्यांमार का। वहाँ पे बहुत सारे अंदरूनी तनाव चल रहे हैं। ट्राइबल जो फोर्स हैं उसमें ट्राइबल्स भी कई हिस्सों में बटे हुए हैं, जैसा मैंने पिछले बारे में बताया था आपको। तो अभी जो समझने की, जो अभी फ़िलहाल का टेंशन है वो ये है कि इस देश में कुछ लोग जो विदेशों से आए हैं उनको विदेशी घुसपैठिया कह के इसलिए उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ क्योंकि वो एक विशेष धर्म के नहीं थे। और जहाँ पर भी एक विशेष धर्म का मामला नहीं होता तो ना कोई घुसाए ना कोई घुसेगा करते हैं हम लोग। और यही यहाँ पे हुआ, और धीरे धीरे करके वहाँ पे जंगल कटने लग गए हैं। जंगल के अंदर कई लोग अफीम की खेती करने लग गए हैं, और धीरे धीरे करके म्यांमार के ज़रिए ड्रग पैडलिंग का एक हब बन गया है। और वहाँ के शक्तिशाली माफिया, यहाँ तक कि वहाँ के कई बड़े लोग जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो भी आकर मणिपुर में छिप रहे हैं, मणिपुर के जंगल के इलाकों में, ऐसा आरोप लग रहा है। मैं आपको फिर कहूँगा कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मणिपुर की, बहुत इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है इन्फ्लुएंस्ड हो, ये हो सकता है बायस हो सकता है, लेकिन ये सही है कि वहाँ पे अफीम की खेती बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ये बात भी सही है। ये भी सही है कि वहाँ पे अनरेस्ट जब ये हुआ है म्यांमार में, उसके बाद तेज़ी से मणिपुर में कुकीज़ की आबादी बढ़ी है। ये बात भी सही है कि कुकी मतदाता तेज़ी से मणिपुर में वोटर लिस्ट में बढ़े हैं, ये बात भी सही है। और ये बात भी सही है कि मणिपुर में एक बड़ा तबका ऐसा है जो लगातार सरकार से संघर्ष कर रहा है, और उसका मानना ये है कि मणिपुर जो है उसको भारत में जो मिलाया गया वो मिलाने का काम सही तरीके से नहीं किया गया, वो जनता की राय के खिलाफ किया गया, मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं था, वगैरह वगैरह। जो लोग सेपरेटिस्ट लोग जो कहते हैं वो भी कह रहे हैं। तो ये जो है ना, ये अपने आप में चूंकि ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाता है तो हम लोग इसकी परवाह नहीं करते, लेकिन 54 लोग मर गए हैं। कश्मीर का कन्फ्लिक्ट हमको दिखता है, मणिपुर का कन्फ्लिक्ट नहीं दिखता है। इस पूरे मामले पे मैं कोशिश करूंगा मणिपुर के कुछ एक्सपर्ट्स मिले, मुझे जानकार मिले, उनको जोड़ा जाए। फिलहाल के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है कि जो नया डेवलपमेंट है उसमें 54 लोगों की मौत हो गई है, और वहाँ पे फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जंगलों का इलाका है, और जंगल के अंदर म्यांमार से हुए बहुत सारे लोग छिपे हुए हैं, और जहाँ ड्रग्स होती हैं वहाँ माफिया भी इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, जय हिंद।